मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी की ये जो क्लास बच्चों चलाई गई है आप सभी के लिए, इसका ये 7वां अध्याय होने वाला है और इसके अंदर हम लोगों के द्वारा लगभग 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। और टॉपिक आज हमारा रहने वाला है बच्चों ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, यानी कि आपका पाचन तंत्र। कल ये क्लास लाइव की गई थी, लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से कल ये क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी। लेकिन आज हम लोगों का प्रयास होगा कि हम इस क्लास को एक विधिवत तरीके से 35 क्वेश्चन तक लेके चलने वाले हैं। तो सभी बच्चे जो लाइव आ चुके हैं उन सभी बच्चों को सबसे पहले जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। उसके बाद हम इस क्लास को बच्चों आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए बच्चों, तेजी के साथ सभी बच्चे क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिएगा सभी बच्चे। पहला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। जो मानव के शरीर में कंठ होता है उसको क्या कहा जाता है? अनुनादन तंतु कहा जाता है, एक है स्पंदन सील कहा जाता है, एक वॉइस बॉक्स कहा जाता है, एक थायरोरिटेनॉइड कहा जाता है। आपके पास 4 विकल्प हैं और मैं तो ये आपको बता ही चुका हूँ कि कल लगभग हम 5-7 क्वेश्चन कर चुके थे। लेकिन जो क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किए थे बच्चों, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो कल वाले क्वेश्चन है 5-4, इनको भी हम साथ के साथ डिस्कस करते चलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ए आपका गलत है, बी भी आपका गलत है, वॉइस बॉक्स आपका ठीक है। जो मनुष्य का कंठ होता है उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? वॉइस बॉक्स कहते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? एक है यकृत, एक है हृदय, एक है आमाशय, एक है आपका मुंह। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे और हम देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर एक सही विकल्प। तो ए आपका यहाँ पर गलत है बच्चों, सी भी आपका गलत है और डी भी आपका गलत है। हृदय यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से सही है, क्योंकि यकृत, आमाशय और मुख ये तीनों ही आपके पाचन तंत्र के हिस्से हैं। हृदय पाचन तंत्र का हिस्सा कभी भी नहीं होता है, यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिएगा बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। डियोडेनम किसका भाग होता है? एक आपके पास है छोटी आंत, एक है बड़ी आंत और एक सी विकल्प है पित्ताशय, एक डी बच्चों आपको दिया गया अंडाशय। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। जो डियोडेनम होता है बच्चों, ये हमारी पाचन क्रिया के अंदर ही होता है, लेकिन ये कौन से पार्ट का हिस्सा होता है ये आपको बता देना है। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों सही विकल्प की। तो यहाँ पर बच्चों डी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है, साथ ही साथ बी भी आपका गलत है। ये छोटी आंत का हिस्सा होता है, इसलिए ए विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिएगा बच्चों, क्लास को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। मानव जीभ पर औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं होती है? जो मनुष्य की जीभ होती है उसके ऊपर जो डॉट्स होते हैं उन्हीं सभी को हम जो है स्वाद ग्रंथि या स्वाद कलिकाएं कहते हैं। उनकी औसत संख्या कितनी होती है ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। 2000 से 8000, 5 से 10, 1 मिलियन से 10 मिलियन और 10 मिलियन से अधिक। चलिए बच्चों तेजी के साथ आंसर सबमिट कीजिएगा। जो बच्चे कल क्लास के अंदर नहीं थे उन सभी को अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं और बाकी बच्चे जिनको डाउट्स है वो अपने डाउट्स क्लियर करते चलेंगे। बी आपका बच्चों यहाँ पर गलत है, साथ ही साथ सी भी आपका गलत है और डी भी आपका बच्चों यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या है? गलत है। जो स्वाद कलिकाएं होती हैं बच्चों उनकी संख्या 2000 से 8000 के मध्य होती है, यही सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एक वयस्क का पूरा जो पाचन तंत्र होता है मुख से लेकर गुदा तक, उसकी लंबाई लगभग कितने मीटर होती है ये आप सभी को बताना है। 8 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर और एक डी आपको दिया गया 9 मीटर। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं हम लोग एकदम सही विकल्प की। तो ए आपका यहाँ पर गलत है बच्चों, बी भी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, डी यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। जो हमारा पाचन तंत्र होता है उसकी लंबाई बच्चों लगभग 9 मीटर होती है। चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। भोजन के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है? भोजन के बारे में आपको 4 कथन दिए गए हैं, 3 आपके ट्रू हैं, एक आपका ट्रू नहीं है, वही आपको फाइंड कर लेना है। एक दिया गया है बच्चों, यह एक अजैविक पदार्थ है,
एक आपको सी दिया गया है, रासायनिक क्रिया देता है। हमारी बॉडी में जो एंजाइम है वो सब हमारे भोजन की वजह से ही तो क्रिएट होते हैं। ये एक रासायनिक क्रिया हमारी बॉडी को देता है। एक आपको सी दिया गया है, एक जैविक पदार्थ है। एक डी दिया गया है, ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन के बारे में 3 बातें आपकी सही हैं, एक बात आपकी बच्चों यहाँ पर गलत है, उस गलत को ही आपको फाइंड करना है। चलिएगा, सभी बच्चे मन लगाकर जो है आज की क्लास को एंजॉय करेंगे और लगभग हम लोग 35 क्वेश्चन को आज कवर करने वाले हैं। चलिए बच्चा, बात करते हैं यहाँ पर सही विकल्प की, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हम लोग नहीं लगाएंगे। भोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बच्चों, पहला ही कथन आपका असत्य है, क्योंकि भोजन एक अजैविक पदार्थ नहीं है। भोजन आपको रासायनिक क्रिया देता है। ये एक जैविक पदार्थ है, क्योंकि वनस्पति, पेड़ पौधों से बहुत सारी चीज़ें हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जंतुओं से प्राप्त चीज़ों को भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भोजन आपका जो है एक जैविक पदार्थ है। एक भोजन ही हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए आपका बी, सी और डी तीनों ही विकल्प बच्चों आपके यहाँ पर क्या हो जाते हैं? सही। लेकिन हम लोगों को बताना था निगेटिवली ट्रू, तो उस हिसाब से आपको पेपर में आंसर लगाना होगा ए। आई होप दैट आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारी जो आहार नली है उसमें भोजन जाता है? एक है अंतःग्रहण प्रक्रिया के द्वारा, एक पाचन प्रक्रिया के द्वारा, एक दिया गया आत्मसात्करण के द्वारा, एक निष्कासन के द्वारा। 4 क्रियाएं यहाँ पर बच्चों आपको दी गई है। आपको उस क्रिया को चूज कर लेना है जिस क्रिया के माध्यम से भोजन आपकी आहार नली में पहुंचता है। चलिएगा बच्चों, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्लास बहुत ही दमदार होने वाली है। जो बच्चे क्लास में लेट आए हैं उनको जय हिंद लिखकर सेंड करना है लाइव चैट बॉक्स में। उसके बाद सभी बच्चों को प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देनी है। आपकी प्रतिक्रियाएं ही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करती है। तो इसीलिए सभी बच्चे जो है अपने फीडबैक जरूर देंगे। और यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट सबमिट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सही विकल्प की। तो बच्चों, बी आपका यहाँ पर गलत है, सी भी आपका गलत है, साथ ही साथ डी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। अंतःग्रहण ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। ये पहला स्टेप होता है, इसी के माध्यम से हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण यानी कि सिकुड़ना और फैलना, एक गति बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक आपको दिया गया कर्माकुचन, एक जठर संबंधी, एक दोलनी, एक अनुशीतलन। जब हम भोजन करते हैं तो बच्चों हमारी जो भोजन की पाइप होती है, नली होती है, उसकी जो दीवारें हैं उनमें संकुचन और प्रसरण होता है, यानी कि सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, जिसकी वजह से आपका जो भोजन है उसको एक गति प्रदान होती है तेजी के साथ। वो आपके गले को, आपकी ग्रास नली को क्रॉस करता हुआ सीधा आपके अमाशय में पहुंच जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यही आप लोगों को बताना है। चलिए बच्चों, बात करते हैं सही विकल्प की। तो डी आपका बच्चों यहाँ पर गलत है, साथ ही साथ सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। और यदि मैं बी की बात करता हूँ तो ये भी आपका गलत है। कर्माकुचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान हमारी जो आहार नली है, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, वह सिकुड़ती है और फैलती है, जिसकी वजह से भोजन को गति प्राप्त होती है। तो आपको बच्चों ध्यान रख लेना है, ए विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या है? सही है। चलिएगा बात कर लेते हैं हम लोग अगले विकल्प की, अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 आपका डिस्प्ले पर आ चुका है, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? ठीक है, एक है मुख गुहिका, एक है वायु कोशिका, एक आपको दिया गया पित्ताशय, एक आपको दिया गया बड़ी आंत। किसका संबंध मानव की आहार नली से नहीं है, हमारे पाचन तंत्र से नहीं है? 3 विकल्प में से 4 विकल्प में से 3 रिलेटेड हैं, एक ऐसा है जो रिलेटेड नहीं है, वही आप लोगों को फाइंड कर लेना है। चलिए बच्चों, तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। अरे भाई, बहुत ज़्यादा समय आप नहीं लगाओगे, अगर आप समय लगाओगे तो कैसे काम चलेगा। चलिएगा बच्चे,
बात करते हैं सही विकल्प की। निम्नलिखित में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है बच्चों? डी आपका पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि ये तो भाग होता है। पित्ताशय आपका गलत है, क्योंकि ये भी आहार नली का भाग होता है। मुख के बिना तो पाचन या कोई भी स्टेप आपका संभव ही नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं मुख गुहिका भी आपकी आहार नली का ही एक हिस्सा होता है, भाग होता है। तो अब आपका आ जाता है वायुकोश। वायुकोश कभी भी आपकी आहार नली का भाग नहीं होता है, बल्कि आपके श्वसन तंत्र का एक हिस्सा होता है। इसलिए यहाँ पर बच्चों बी आपका निगेटिवली ट्रू हो जाता है। चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इस क्वेश्चन को आप जितना अच्छे से याद करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि ये आपका पेपर में बहुत बार आने वाला है। चलिएगा बच्चों बात कर लेते हैं हम एकदम बढ़िया तरीके से लार वाले क्वेश्चन के बारे में। एक आपको दिया गया लार में पाया जाने वाला एंजाइम लिगेज होता है, प्रोटीएज होता है, एमाइलेज होता है। एक बच्चों डी दिया गया लाइपे होता है। चलिएगा अब लार में पाया जाने वाला बच्चों जो एंजाइम होता है, हालांकि जो मनुष्य की लार है उसके अंदर 4-5 लगभग 3 जो मेन है वो एंजाइम उससे स्रावित होते हैं, लेकिन फिलहाल 4 विकल्प में से एक ही विकल्प आपका लार एंजाइम से रिलेटेड है, वही आप लोगों को यहाँ पर सबमिट कराना है। लार के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम होता है? चलिएगा बच्चों बात करते हैं सही विकल्प के बारे में। ए आपका बच्चों यहाँ पर गलत है, साथ ही साथ बी भी आपका गलत है बच्चों, और डी भी आपका पूर्ण रूप से लगभग गलत ही है। लार के अंदर एमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है, यही सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। चलिएगा बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। एंजाइम टाइलिन का संबंध किससे है? लार से है, अग्नाशय से और अमाशय से है, एक है आंत्र रस से है। यानी कि आपको 4 पार्ट्स दिए गए हैं पाचन तंत्र के। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे टाइलिन नामक एंजाइम का स्राव होता है, यही आप लोगों को बताना है। लार से, अग्नाशय से, अमाशय से या फिर आपकी आंत्र से। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। क्वेश्चन बच्चों बहुत ही बढ़िया है, और आप यदि लार वाले क्वेश्चन याद नहीं करोगे, एंजाइम वाले क्वेश्चन याद नहीं करोगे, आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है। चलिएगा बात करते हैं सही विकल्प की। तो डी बच्चों आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, बी भी गलत है। जो टाइलिन एंजाइम होता है ये मानव की लार में मौजूद होता है, यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। जो मानव की लार होती है उसमें इमाइलेज और टाइलिन नाम के 2 एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि हमारा जो भोजन है उसको अमाशय तक पहुंचाने में मदद करते हैं, साथ ही साथ उसको पाचन में भी हेल्प करने वाले हैं। चलिएगा बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट्स को परिवर्तित कर दिया जाता है। जब हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो उस पाचन प्रक्रिया के बाद में जो आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाया था तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? एक आपको बच्चों दिया गया है ग्लाइकोजेन, एक ग्लूकोज दिया गया है, एक आपको अमीनो अम्ल दिया गया है, एक आपको दिया गया वसा युक्त अम्ल। ये बड़ा ध्यान रखना है, जब पाचन हो जाता है तो पाचन के बाद आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है बच्चों वो किसका रूप ले लेता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हमारे भोजन का 50% जो कैलोरी है वो हमेशा हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होने वाली है, लेकिन जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं तो डाइजेस्ट होने के बाद वो कोशिकाओं के पास में पहुंचता है, किस रूप में पहुंचता है यही आप लोगों को यहाँ पर बताना है। चलिएगा बच्चे बात कर लेते हैं हम लोग सही विकल्प के बारे में। गर्मी है और शाम का समय भी है तो हम क्लास को लंबा नहीं खींचेंगे, थोड़ा सा हल्का सा स्पीड को बढ़ाकर लेकर चलते हैं ताकि समय से क्लास संपन्न हो सके। चलिएगा बच्चों यहाँ पर आपका डी पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। यदि हम एक ही बात करते हैं तो ये भी आपका गलत है। बस ये ध्यान रखना है पाचन के बाद जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है बच्चों वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में, यानी कि बी विकल्प आपका पूर्ण रूप से यहाँ क्या हो जाता है? सही हो जाता है। सभी बच्चों को इस चीज़ को ध्यान रख लेना है। चलिएगा बच्चे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। अग्नाशी रस में आपको देखिएगा बच्चों जो हमारा अग्नाशय होता है उससे जो रस निकलता है में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। यानी कि फ़िलहाल आपको समझना ये है कि हमारा जो अग्नाशय होता है, हमारे पेट के अंदर जो हमारा अमाशय होता है उसके ऊपर अग्नाशय होता है, उससे बहुत महत्वपूर्ण पाचक रसों का जो है स्राव होता है। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसका स्राव अग्नाशय से होता है, साथ ही साथ
वो उस एंजाइम की सहायता से प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जो भी हम प्रोटीन ग्रहण करते हैं उसको अमीनो एसिड में बदलने का काम कौन करता है? आपका अग्नाशय से स्रावित होने वाला पाचक रस। लेकिन उस पाचक रस, उस एंजाइम को क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या है, वह कौन सा एंजाइम है, ये आप लोगों को विकल्प के रूप में सबमिट कराना है। एक आपको दिया गया है ट्रिप्सिन, एक दिया गया है पेप्सिन, एक दिया गया है इमाइलेज। इमाइलेज बच्चों अभी ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं कि इसका संबंध आपकी जो है लार से है, तो इसका यहाँ पर कोई लिंक आने वाला नहीं है। एक आपको डी दिया गया है लाइपेज। मनुष्य के अग्नाशय से स्रावित होने वाला ऐसा कौन सा एंजाइम है जो आपकी प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है? चलिएगा बात कर लेते हैं बच्चों सही विकल्प की, क्योंकि काफ़ी समय मैं इसमें दे चुका हूँ। तो आप देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से, डी विकल्प आपका पूर्ण रूप से यहाँ गलत है, साथ ही साथ सी भी बच्चों आपका गलत है, और यदि मैं बी की बात करूँ तो बी भी आपका गलत है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय से होता है। इसका मुख्य कार्य हमारी बॉडी के अंदर ये होता है, जो भी प्रोटीन हम भोजन में ग्रहण करते हैं ये उस प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। चलिएगा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। पाचन के दौरान जो हमारा पित्त होता है उसकी मुख्य भूमिका क्या होती है? आपका जो बाइल होता है बच्चों, उसकी मुख्य भूमिका क्या होती है? एक आपको दिया गया वसा का अवशोषण, एक है वसा का पाइसीकरण, एक होता है वसा का उत्सर्जन, एक डी आपको दिया गया वसा का पाचन। पाचन के दौरान जो पित्त होता है उसका मुख्य रोल क्या होता है बच्चों? वसा का अवशोषण करना, वसा का पाइसीकरण करना, वसा का उत्सर्जन करना, एक वसा का पाचन करना। चलिएगा तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और ये बहुत बार आप लोगों के लिए पेपर में आने वाला है। चलिएगा बच्चों बात करते हैं यहाँ पर हम सही विकल्प की। ए आपका गलत है, क्योंकि ये अवशोषण का कार्य नहीं करता है, ये आपका उत्सर्जन का कार्य भी नहीं करता है, ये पाचन का कार्य भी नहीं करता है। पित्त की जो भूमिका होती है ये बच्चों मोस्टली क्या करता है, आपने जो वसा आपने खाई है उसके पाइसीकरण का काम करता है। यदि हम बच्चों पाइसीकरण की बात करते हैं तो ये वसा को एकदम तोड़ देता है और उसको इतनी बारीक बना देता है ताकि वो ईजिली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके, और ये वसा आपको जो है ऊर्जा भी प्रदान करती है। दैनिक कार्यों के लिए जो ऊर्जा का बैकअप होता है वो हमेशा हम लोगों को किससे प्राप्त होने वाला है? वसा से है। लेकिन वसा को इस योग्य बनाना कि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सके, तो उस प्रक्रिया को हम पाइसीकरण बोलते हैं। और पाइसीकरण का जो काम है हमारी बॉडी के अंदर कौन करता है? पित्त करता है। आई होप दैट आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित जो अम्ल है, हमारे पेट के अंदर जो एसिड बनता है बच्चों, उसको क्या कहा जाता है? जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है यदि वो ज़्यादा बनता है। तो एक आपको दिया गया सल्फ्यूरिक अम्ल, एक नाइट्रिक अम्ल, एक दिया गया एंटसिड, एक आपको दिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है उसके अंदर उत्सर्जित होने वाला जो एसिड है, अम्ल है, उसको क्या कहा जाता है? चलिए बच्चों बात करते हैं हम लोग सही आंसर की। सही आंसर देखिएगा सभी बच्चे। ए बच्चा आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ सी भी बच्चों आपका पूर्ण रूप से गलत है। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल को बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। यही सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। चलिएगा बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की। लगभग हम 15 से 16 क्वेश्चन के आसपास आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका डिस्प्ले के ऊपर मौजूद है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के दौरान जो होने वाला ऊर्जा परिवर्तन है वो कैसा परिवर्तन होता है? एक आपको दिया गया रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, एक दिया गया यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, एक आपको दिया गया रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, और एक बच्चों आपको दिया गया प्रकाशीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। आपको 4 ऊर्जा के परिवर्तन दिए गए हैं, लेकिन आपको बताना है जब भोजन को हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो वो किस प्रकार का परिवर्तन होता है।
चलिएगा बच्चे, बात करते हैं हम लोग सही विकल्प की, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। चलिएगा बात करते हैं बच्चों डी की। तो डी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि भोजन कोई यंत्र नहीं है तो आपको बी के ऊपर विचार ही नहीं करना है। डी की अगर बात करते हैं तो भोजन कोई प्रकाश भी नहीं है, तो ये भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। लेकिन जब हम भोजन करते हैं तो एंजाइम और हार्मोन्स इन सभी का रोल होता है, तो ये सभी चीज़ें आपकी रासायनिक पदार्थ होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, ऊष्मा ऊर्जा के अंदर, जो हमारी बॉडी में टेम्परेचर के रूप में मौजूद होती है। चलिएगा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। देखो, पचाने के लिए शाकाहारी जंतुओं को लंबी आंत आवश्यक होती है। देखिएगा, सभी जितने भी शाकाहारी जंतु हैं उन सभी की आंत बच्चों लंबी होती है। तो उनकी आंत लंबी होने का कारण क्या है, और ये भी मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन के अंदर पढ़ा चुका हूँ। तो जितने भी शाकाहारी जंतु होते हैं उनमें सबसे लंबी आंत खरगोश की होती है, ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। फिर भी ऐसा क्या कारण है कि शाकाहारी जंतुओं की जो आंत है बच्चों वो लंबी होती है? आपके पास है 4 रीज़न। एक है क्लोरोप्लास्ट को पचाने के लिए, एक है सेल्यूलोज को पचाने के लिए, एक कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने के लिए, एक प्रोटीन को पचाने के लिए। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको डाइजेस्ट करने के लिए उनकी जो आंत है वो लंबी होती है, यानी कि भोजन की जो प्रक्रिया है, पाचन की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा लंबा चलती है, इसीलिए लंबी आंत की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे भोजन को पचाने में मुख्य भूमिका छोटी आंत की होती है। चलिए बच्चों, आई होप दैट आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ये क्लियर हुआ होगा। लेकिन हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर एकदम राइट आंसर की। देखिएगा बच्चों, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ही सभी शाकाहारी जंतुओं की जो आंत है वो अन्य जंतुओं की तुलना में थोड़ी लंबी होती है। तो बात करें हम ए विकल्प की, तो ये आपका गलत है, सी भी आपका गलत है और डी भी गलत है। तो यहाँ पर सेल्यूलोज आपका क्या है, सही है। ऐसे जंतु जो अपना भोजन मुख्य रूप से वनस्पति को बनाते हैं उनको सेल्यूलोज ज़्यादा पहुँचता है बॉडी के अंदर। उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उनकी पाचन प्रक्रिया लंबी होती है। उस लंबी पाचन प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए उनको लंबी आंत की आवश्यकता होती है। चलिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है और तेजी के साथ सभी बच्चे समझेंगे। भोजन में दोबारा से एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग क्या होता है? जो हमारा मुख है उस मुख का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसके माध्यम से भोजन भी पहुंचता है और हवा भी पहुंचती है? ठीक है, एक आपको दिया गया कंठ नली, एक है नासा गुहा, एक है ग्रास नली, एक है ग्रसनी। तेजी के साथ सभी बच्चे समझेंगे। जो हमारा पाचन तंत्र है उस पाचन तंत्र में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी सहायता से भोजन और हवा सामान्य रूप से हमारे पेट में एंट्री करती है? जब हम भोजन करते हैं तो बच्चों भोजन के साथ कुछ हवा भी हमारे पेट में चली जाती है जो डकार के रूप में बाहर निकलती है। तो आप लोगों को ये बताना है भोजन और हवा से ये मत समझना ऑक्सीजन की बात की जा रही है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के दौरान कुछ हवा भी हमारे मुख में चली जाती है जो डकार के रूप में वापस निकलती रहती है। चलिए बच्चों, काफ़ी समय आपको मिल चुका है तो बात कर लेते हैं एकदम सही विकल्प की। तो ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, डी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। यही सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। ग्रसनी हमारे पाचन तंत्र का वो हिस्सा है जिसकी सहायता से भोजन और हवा हमारे अमाशय तक पहुंचने का कार्य करती है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। गले में जो छल्ले होते हैं, हमारा जो गला होता है उसमें जो रिंग्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एक आपको दिया गया उपास्थि कहा जाता है, उपास्थि कहा जाता है, जोड़ कहा जाता है, एलोर कहा जाता है या फिर स्नायु कहा जाता है। आपका जो गला है, गले के अंदर जो छल्ले हैं, जो गोल रिंग्स हैं,
उनको बच्चों क्या कहा जाता है, यही आप लोगों को ध्यान से देखना है और आप अपने आंसर सबमिट कराने। गले के जो छल्ले हैं, जो रिंग्स हैं, उनको बच्चों क्या कहा जाता है। चलिएगा बात कर लेते हैं सही विकल्प की। आई थिंक जो 4 सेकंड का समय है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों देखिएगा, स्नायु तो कभी भी नहीं हो सकता है, डी आपका गलत है। एरोल, ये भी एरोलर, ये भी आपका गलत है। जोड़ भी आपका गलत है। गले के अंदर जो रिंग्स होते हैं उनको हम उपास्थि बोलते हैं, और यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। आगे जब आप पढ़ोगे मानव कंकाल तंत्र के बारे में, तब आपको इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस भाग में संपन्न होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र का वो कौन सा हिस्सा है जो अधिकांश हिस्सा हमारे भोजन के पचाने का काम करता है। एक है पैनक्रियाज, एक आपको दिया गया बच्चों पैनक्रियाज, एक आपको दिया गया बड़ी आंत, एक आपको दिया गया छोटी आंत, और एक आपको दिया गया अग्नाशय। जो पैनक्रियाज है इसको हिंदी में हम लोग अमाशय बोलते हैं, तो ध्यान रख लेना है। पैनक्रियाज है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, या फिर आपका अग्नाशय है। चलिए अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। क्लास को स्लो नहीं होने देना है, तेजी के साथ हम लोग इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। तो हम बात कर लेते हैं हम एक राइट विकल्प की। तो मानव शरीर में भोजन का अधिकांश हिस्सा जहां पचता है उसको पैनक्रियाज नहीं कहते हैं, ना ही बड़ी आंत कहते हैं। हालांकि ये सभी भी आपके पाचन तंत्र का ही हिस्सा है, लेकिन अधिकांश हिस्सा भोजन का जो पचता है वो किसके माध्यम से पचता है, वो आपका छोटी आंत के माध्यम से पचता है। यही सभी बच्चों को रख लेना है ध्यान, इन फ्यूचरली ये चीज़ आपको काम आएगी। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की। हम बार बार एक वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, पाचक एंजाइम, ऐसा एंजाइम। तो ये जो एंजाइम है ये नॉर्मली आपका बेसिकली क्या होता है। एक आपको कहा गया है वसा, एक आरएनए, एक प्रोटीन, एक निम्नलिखित में से कोई नहीं। जो आपके एंजाइम होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, यही आप लोगों को यहाँ पर बताना है। जो एंजाइम है वो वसा है, आरएनए है, या फिर प्रोटीन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं सही विकल्प की। तो ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ डी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। प्रोटीन यहाँ पर आपका एकदम सही आंसर है, यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है। एक आपको दिया गया है जाइमेज, एक दिया गया इनवरटेज, एक आपको दिया गया माल्टेज, एक आपको दिया गया डाइस्टेज। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो आपके ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है। आपकी जो बॉडी है वो बॉडी ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट करे, इस चीज़ के लिए जो है कौन प्रेरित करता है हमारी बॉडी को, तो ये आप लोगों को बताना है। चलिए बच्चों जान लेते हैं उस एंजाइम के बारे में। तो डी आपका यहाँ पर बच्चों गलत है, सी भी आपका गलत है, साथ ही साथ बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। अगर हम बात करते हैं तो ऐसा एंजाइम जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए हमारी बॉडी को मोटिवेट करता है या करने का प्रयास करता है या कर लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जाइमेज कहते हैं। यही सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में कौन उत्तरदायी होता है। अगर हमारा लिविंग सिस्टम है उसकी जो रासायनिक क्रिया उसको फास्ट करने का कार्य कौन करता है। एक है बैक्टीरिया, एक है डीएनए, एक है एंजाइम, एक है प्रोटीन्स। चलिए इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। हमारा जो जैविक सिस्टम है, जो लिविंग सिस्टम है, उसको फास्ट रखने का जो कार्य है वो कौन करता है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए बच्चों मैं भी 1-2 सेकंड का ब्रेक लिया हूं पानी पीने के लिए, और अब हम बात कर लेते हैं सही आंसर की। तो यहाँ पर बच्चों ए आपका गलत है। बैक्टीरिया किसी भी तरीके से आपके लिविंग सिस्टम को फास्ट करने का काम नहीं कर सकता है।
डीएनए आपका यहाँ पर गलत है, प्रोटीन्स भी आपका गलत है, यहाँ पर एंजाइम आपका पूर्ण रूप से सही है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन 24 के बारे में। लिपिड्स का पाचन यानी कि वसा की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। बेसिकली आपको जब भी लिपिड वर्ड्स आता है तो आपको समझ लेना है कि लिपिड का मतलब क्या होता है बच्चों, वसा होता है। तो लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में संपन्न होता है, यानी कि आपके पास जो लिपिड है उसको डाइजेस्ट करने का कार्य कौन करता है। एक आपको बच्चों दिया गया है पित्त अम्ल, एक आपको दिया गया लाइपेज, एक आपको दिया गया पेप्सिन। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। और 3 चीज़ यहाँ पर दी गई हैं, 3 कथन आपके पास हैं, इनमें से जोन से ट्रू हैं वे आपको बताने हैं। आपको पित्त ठीक लगता है, लाइपेज या पेप्सिन, जो भी आपके अकॉर्डिंग सही आंसर है वो आपको सबमिट कराना है। ए में बताया गया है कि 1 सही है, बी में बताया गया है 1 और 3 सही है, सी में बताया गया है केवल 2 सही है, एक डी में बताया गया है कि तीनों ही आपके यहाँ पर क्या है कथन स्टेटमेंट वो सही है। लिपिड का जो पाचन है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। चलिए बच्चा बात कर लेते हैं यहाँ पर सही विकल्प की। देखिएगा जो लिपिड है उसके पाइसीकरण का काम पित्त अम्ल करता है, वो पाचन का कोई भी कार्य नहीं करता है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी लिपिड का जो पाचन है वो हमेशा लाइपेज के द्वारा किया जाता है। लाइपेज एक एंजाइम है, ये आपको ध्यान रखना है। जो पेप्सिन एंजाइम है इसका वसा के पाचन से कोई मतलब नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों सही आंसर की। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ए है ये भी आपका गलत है, बी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है, लाइपेज यहाँ पर आपका सही है केवल। बाकी दोनों ही स्टेटमेंट आपके रॉन्ग है, उनको आपको छोड़ देना है। चलिएगा बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। आपके पास 4 एंजाइम है बच्चों, इनमें से कौन सा ऐसा है जो पाचक एंजाइम नहीं है। आपके पास जितने भी एंजाइम डिस्प्ले के ऊपर दिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, उसके अंदर एक ऐसा एंजाइम है जो पाचक एंजाइम नहीं है, जो खाने को पचाने में आपकी मदद नहीं करता है। एक आपको दिया गया ट्रिप्सिन, एक आपको दिया गया गैस्ट्रीन, एक आपको दिया गया टाइलिन। ये तीनों ही एंजाइम हमारे अग्नाशय से स्रावित होते हैं और ये हमारे भोजन को पचाने में हमारी बहुत मदद करते हैं। लेकिन जो पेप्सिन एंजाइम है ये कभी भी भोजन पचाने में आपकी मदद नहीं करता है। और यदि हम निगेटिवली ट्रू की बात करते हैं तो डी विकल्प आपका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, सही हो जाता है। यही आपको बताना है कि पाचक एंजाइम नहीं है, तो निगेटिवली के हिसाब से पेप्सिन आपका यहाँ पर एकदम सही आंसर है। चलिएगा बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है। जो प्रोटीन है उनके पाचन में सहायक जो एंजाइम है वो कौन सा है। एक आपको दिया गया है यूरिएज, एक आपको दिया गया है सल्फेटेज, एक आपको दिया गया ट्रिप्सिन और एक दिया गया प्रोटीएस। चलिए प्रोटीएस आपका डी विकल्प है, ट्रिप्सिन आपका सी है, एक है सल्फेटेज ये आपका बी है और यूरिएज ये आपका ए विकल्प है। आप लोगों को तेजी के साथ आप अपने आंसर यहाँ पर सबमिट करा देने हैं। प्रोटीनों के पाचन में जो सहायक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने में हमारी मदद करता है, वो 3 एंजाइम ऐसे हैं जो हेल्प नहीं करते हैं। केवल एक ही एंजाइम ऐसा है जो यहाँ पर आपको प्रोटीन में पचाने में हेल्प देने वाला है। चलिए बच्चे बात कर लेते हैं सही विकल्प की। ए आपका बच्चों गलत है, साथ ही साथ बी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन के पाचन में जो सहायक एंजाइम है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिप्सिन कहते हैं, यानी कि सी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। यही सभी को ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। तो 27 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला जो एंजाइम होता है उसको क्या कहा जाता है, इन्वर्टेज कहा जाता है, एमाइलेज कहा जाता है, एक आपको दिएगा डिहाइड्रोजिनेज कहा जाता है, एक एनहाइड्रेज कहा जाता है।
आपके पास 4 विकल्प हैं। तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। थोड़े से टिपिकल वर्ड हैं, टेंशन नहीं लेनी है। जो सटीक चीज़ें हैं वो आपको याद हो जाएंगी। बाकी अगर चीज़ें आपको याद हैं, आपने एक बार दिमाग से रिकॉल किया है, तो वो ऑप्शन देखकर आपको याद आ ही जानी है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज में बदलने वाला जो एंजाइम होता है उसको हमारे द्वारा क्या कहा जाता है, ये सभी बच्चे अपना अपना आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं हम लोग एकदम सही विकल्प की। ए आपका यहाँ पर गलत है बच्चों, सी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। यहाँ पर इमाइलेज आपका पूर्ण रूप से सही है, यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। मनुष्य में पाचन प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, ये आपको बताना है। एक आपको दिया गया है मलाशय, एक दिया गया है अमाशय, एक आपको दिया गया है मुख और एक आपको दिया गया अग्नाशय। इसमें आपको बहुत ज़्यादा साइंस की भी ज़रूरत नहीं है, आपको एक बेसिक सी साइंस लगाना है और उसी की सहायता से आप लोगों को आंसर सबमिट करा देना है। चलिए बच्चों, सभी बच्चे तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर सही विकल्प की। तो सभी बच्चे सही विकल्प देखेंगे बड़े ध्यान के साथ। ए आपका गलत है, बी भी आपका गलत है, साथ ही साथ डी भी आपका गलत है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने से ही हमारी पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले हमारा मुख के अंदर जो दांत है वो हमारे भोजन को चबाने का, तोड़ने का कार्य करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पाचन की प्रक्रिया है वो हमारे मुख और हमारे दांतों से ही क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। भोजन चबाने की जो प्रक्रिया है वहीं से आपका पाचन कार्य प्रारंभ हो जाता है। चलिएगा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? बच्चों, जो हम दूध पीते हैं उसको पचाने का कार्य कौन सा प्रोटीन करता है? और दुग्ध के अंदर जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को पचाने के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं, कौन सा एंजाइम हमारी बॉडी बनाती है? एक आपके पास है बच्चों पेप्सिन, एक है ट्रिप्सिन, एक आपको दिया गया है रेनिन और एक आपको दिया गया एरोप्सिन। 4 विकल्प आपके पास मौजूद हैं। तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। तेजी के साथ कोई भी बच्चा जो है टाइम नहीं लगाएगा, सभी को तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। बात कर लेते हैं हम लोग एकदम सही विकल्प की। तो ए आपका पूर्ण रूप से गलत है। साथ ही साथ यदि हम बात करते हैं बी की, तो ये भी आपका गलत है। ये दूध से प्राप्त प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम नहीं है। डी एरोप्सिन, ये भी आपका गलत है। अगर सही की बात करते हैं तो बच्चों रेनिन आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है, यही आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सभी बच्चे ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? 3 एंजाइम हमारी लार के अंदर मौजूद होते हैं। फिलहाल आपके पास जो 4 विकल्प हैं उसमें से केवल एक ही एंजाइम ऐसा है जो आपको बताना है सही है। बाकी 3 एंजाइम ऐसे हैं जिनका संबंध हमारी लार ग्रंथि से नहीं है, उनका स्राव हमारी लार ग्रंथि से नहीं होता है। तो एक आपके पास है बच्चों रेनिन, एक है टाइलिन, एक आपको दिया गया टेनिन और एक दिया गया है रेजिन। 4 यहाँ पर एंजाइम है बच्चों। 3 एंजाइम का संबंध हमारी लार से नहीं है। हमारी लार के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं उनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो यहाँ पर आपके 4 विकल्प के अंदर मौजूद है? चलिएगा, बात कर लेते हैं सही विकल्प की। ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ डी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। मानव की लार में टाइलिन नामक जो एंजाइम है ये पाया जाता है। सभी बच्चों को ये ध्यान रख लेना है बहुत ही अच्छे से। चलिएगा बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स को जमा करता है? हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा अंग है जो कार्बोहाइड्रेट्स को जमा कर लेता है ग्लाइकोजेन के रूप में? एक आपके पास है बच्चों आंत, एक है अमाशय, एक अग्नाशय, एक डी आपको दिया गया है यकृत। तेजी के साथ सभी स्टूडेंट आप अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स के अंदर सबमिट कराएंगे। चलिएगा बच्चे, ध्यान देंगे सभी बच्चे। तो हम बात कर लेते हैं एकदम सही विकल्प की। देखो बच्चों, मैं ये मानता हूँ कि जो 4 सेकंड का समय है वो बहुत ही माइनर है, लेकिन फिर भी प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर आपको 4 सेकंड से ज़्यादा का समय दिया जा रहा है।
ताकि आपकी जो स्टडी है वो प्रभावित ना हो, आंसर देने के चक्कर में आप चीज़ों को ना समझ पाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन इतना भी ज़्यादा टाइम हम लोगों को नहीं बताना है कि हम लोगों का जो टाइम है, सभी यूट्यूबर क्या करते हैं, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए जानबूझकर क्लास को बहुत लंबा खींचते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम क्वेश्चन को जितना लिमिटेड समय मिलना चाहिए उतना ही देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ए आपका गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। मनुष्य का जो लीवर होता है, यकृत होता है, उसी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होता है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होती है? जो पुच्छ है मानव की, वो कौन सी संरचना से संलग्न होती है? एक आपको दिया गया बृहदांत्र, जिसको हम बड़ी आंत्र भी कह सकते हैं, क्षुद्रांत्र, एक आपको दिया गया पित्ताशय, और एक बच्चों आपको दिया गया अमाशय। जो हमारी आंत होती है बच्चों, उससे रिलेटेड ही ये आपका क्वेश्चन है। आंत के कुछ भाग हैं वो अलग अलग आपको दिए गए हैं, तो ये तो कंफर्म हो जाता है कि जो पुच्छ है वो आपकी आंत से जुड़ा होता है, और उसके लिए आपके पास ए और बी हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं आंत के कौन से हिस्से से जुड़ा होता है। तो आपका देखिएगा बच्चों, सी और डी तो यहाँ पर गलत है पूर्ण रूप से। तो यहाँ पर आपका जो राइट विकल्प है बच्चों, बी भी आपका गलत है। तो जो बृहदांत्र होता है, आंत का ही एक हिस्सा है, आंत के जो कुछ हिस्से हैं उनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, उसी में से एक हिस्से का नाम होता है बृहदांत्र। इसी के अंदर जो है पुच्छ की जो संरचना है वो बच्चों जुड़ी होती है। चलिए बात कर लेते हैं 33 की। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व हमको प्रदान करता है? एक ऐसा कौन सा भोज्य पदार्थ है जो नए ऊतकों की वृद्धि के लिए हमारी बॉडी को पोषक तत्व प्रदान करता है? एक है आपके पास फल, एक है सब्जी, एक है पनीर, एक है मिठाई। 4 विकल्प हैं, फल, सब्जी, पनीर और मिठाई। चलिए बच्चों बढ़ाइएगा तेजी से अपनी क्लास को आगे। तो बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर सही आंसर की। ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो नए ऊतकों की वृद्धि को बढ़ाता है? ए आपका बच्चों यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ डी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। पनीर यहाँ पर आपका क्या है, पूर्ण रूप से सही है। पनीर एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो नए ऊतकों की संख्या में वृद्धि करता है, जो हम लोगों को युवा रहने में, स्वस्थ रहने में काफ़ी मदद करता है। अभी देखिएगा सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 34। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य का जो जीवन काल होता है बच्चों, उस जीवन काल में ऐसे कितने दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? यदि आपको ये पता होगा दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। चलिए, जो दूध के दांत होते हैं वही टूटकर दोबारा जमते हैं, उनकी संख्या आपको बतानी है बच्चों। एक विकल्प है 4, एक है 12, एक है सी 20, एक डी आपको दिया गया 28। चलिए बच्चों यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको ये बताना है कि मनुष्य के जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। बाकी आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। चलिए बात कर लेते हैं सही विकल्प की बच्चों। ए आपका गलत है, बी भी आपका गलत है, डी भी गलत है। मानव में दुग्ध दांतों की जो संख्या होती है जो टूटकर दोबारा जमते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 20। चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, और ये आज की क्लास का बच्चों आखिरी क्वेश्चन है। उसके बाद हमारी जो क्लास है वो क्लोज हो जाने वाली है, बंद हो जाने वाली है। और सभी बच्चों को करना क्या है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ईमानदारी के साथ उन सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और डेली रात्रि 9 बजे लाइव अवश्य आना है। चलिए बच्चा बात करते हैं 35 क्वेश्चन की। यकृत क्या कार्य करता है हमारी बॉडी के अंदर बच्चों? श्वसन, उत्सर्जन और परिसंरक्षण, और एक आपको दिया गया पाचन। इससे आसान क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर नहीं है, आखिरी क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है, तो इसमें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तेज़ी के साथ हम लोग जो है इसका आंसर देख लेते हैं। तो जो यकृत है उसको लीवर कहते हैं। ये श्वसन का कार्य नहीं करता है, न ही उत्सर्जन का कार्य करता है, न ही सर्कुलेशन का कार्य करता है। ये जो भी हम भोजन प्राप्त करते हैं, खाते हैं, उसको पचाने का कार्य करता है। इसीलिए बच्चों यहाँ पर डी विकल्प आपका पूर्ण रूप से सही है। थैंक यू सो मच वाचिंग आवर वीडियो। लेकिन एक बात मैं आपको बच्चों कह देने वाला हूँ, हाँ, तो ये यहाँ पर देखिएगा हमारा जो चैनल है आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है,
और जो बच्चे चैनल पर जुड़े हुए हैं उनको अपना फीडबैक कमेंट्स के रूप में देना है और वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है। डेली रात्रि 9 बजे सभी को ज़रूर लाइव आना है। चलिए बच्चों, अब आप लोग जो है एक बच्चे की बात सुनिएगा, ये क्या कहना चाहता है आपसे। छोटी बेटी है, ये बार बार परेशान है माइक में कुछ बोलने के लिए, तो हम लोग इसकी बात भी सुन लेते हैं। नमस्ते करें नमस्ते सभी बच्चों को।